गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में संरक्षण वाला टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है अपना। संरक्षण की विधियाँ और संरक्षण कहते किसे हैं इसके बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। संरक्षण के बारे में आपको बताया था कि संरक्षण स्वतंत्र व्यापार के विपरीत स्थिति होती है और संरक्षण के अंतर्गत सामान्य रूप से विदेशी वस्तुओं पर कर लगाए जाते हैं, कोटा फिक्स किया जाता है और घरेलू वस्तुओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से अनुदान या सब्सिडी दी जाती है। तो कहने का मतलब संरक्षण घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति है। इसके अंतर्गत संरक्षण की विधियाँ आई जिसके अंतर्गत आयात शुल्क, आयात कोटा, लाइसेंस प्रणाली, ये सारी विधियाँ अपनी हो चुकी थी। आज बात करते हैं संरक्षण के पक्ष में तर्क कि संरक्षण की जब नीति अपनाई जाती है तो संरक्षण के पक्ष में इसके अलावा विपक्ष में कौन कौन से तर्क होंगे उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। संरक्षण के पक्ष में तर्क को अपन इंडेक्स के द्वारा पहले बना लेते हैं, फिर उसका वर्णन टू द पॉइंट होगा। सबसे पहले लिखिए संरक्षण के पक्ष में तर्क। संरक्षण के पक्ष में तर्क को 3 भागों में बांटा गया था जो मैंने आपको कल बताया। एक तो था आर्थिक तर्क जिससे आय में किस प्रकार से वृद्धि होती है वो आर्थिक तर्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट था आपका गैर आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और थर्ड था आपका मिथ्या तर्क। मिथ्या तर्क जिसमें आर्थिक तर्क और गैर आर्थिक तर्क के अलावा जो पक्ष में तर्क होंगे उनको अपन मिथ्या तर्क के अंतर्गत लेंगे। आर्थिक तर्क की बात करते हैं तो आर्थिक तर्क में सबसे पहला जो आएगा आपका शिशु उद्योग तर्क। आप लोग भी बना लीजिए इसको, इंडेक्स को। एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसी ही इंडेक्स देनी होगी जब आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा। शिशु उद्योग तर्क आपका आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योगों में विविधता का तर्क। उद्योगों में विविधता का तर्क। नेक्स्ट है आपका रोजगार में वृद्धि का तर्क कि जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो रोजगार में वृद्धि होती है क्योंकि विदेशी वस्तुओं का हम कम मात्रा में आयात करते हैं और हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को बनाने की कोशिश की जाती है। जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे होते हैं उन वस्तुओं को अगर हमारे यहाँ पर बनाने लग जाए या हमारे यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन होने लग जाता है तो वो आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को हम बाहर से मंगा रहे थे, हम विदेशी देशों पर निर्भर थे, अब उन वस्तुओं को ना मंगाकर अब उनका उत्पादन हमारे यहाँ पर ही किया जाता है। तो जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो आयात कम किए जाते हैं, निर्यात भी कम ही होते हैं, लेकिन होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। इस प्रकार आयातों को कम करके उन वस्तुओं का उत्पादन करना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। इसके बाद है आय का तर्क। आय का तर्क
कि जब हमारे देश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना होती है, बहुत सारे उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आय में भी निश्चित रूप से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण का तर्क। संरक्षण का तर्क कहने का मतलब हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनका रखरखाव, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर वो संसाधन खत्म हो जाएंगे, जिनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनका पुनरुत्पादन नहीं होता है, जिससे जिस समय हमें उन खनिज पदार्थों की आवश्यकता होगी और वो अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे उद्योगों का विकास रुक जाता है। तो राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण के तर्क के अंतर्गत यही आएगा। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग तर्क। आधारभूत उद्योग तर्क आपका आर्थिक तर्कों के अंदर आएगा। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको साफ करूंगी, वापस ऊपर लिखूंगी क्योंकि नीचे आपको शायद दिख नहीं पाएगा, इस वजह से। नेक्स्ट है आपका राशिपातन विरोधी तर्क। राशि पातन विरोधी तर्क। आपको बताया था मैंने राशि पातन क्या होता है। जब कोई देश विदेश में अपनी वस्तु पर आधिपत्य जमाना चाहता है, अपनी वस्तु को बेचना चाहता है, अपनी वस्तु का एकाधिकारी होना चाहता है विदेशों में, तो वो कुछ समय के लिए अपनी वस्तु को लागत से भी कम कीमत पर बेचता है, जिससे दूसरे देशों से जो वस्तुएं आ रही है वो धीरे धीरे मार्केट से साफ होती चली जाती है, क्योंकि उनकी कीमत हमारे देश की वस्तु की कीमत से ज़्यादा होती है और हम वहाँ पर उस वस्तु को लागत से भी कम कीमत पर बेच रहे हैं। आप कहोगे कि मैडम लागत से कम कीमत पर बेचेंगे तो नुकसान होता है व्यापारी को, उद्योगपति को। ये बिल्कुल सही बात है, नुकसान होगा, लेकिन वो अपने माल को बाजारों में या विदेशी बाजारों में जमाए रखने के लिए कुछ समय तक वो नुकसान सहन करता है या कर लेता है। लेकिन जब वो वहाँ पर एकाधिकारी हो जाता है, क्योंकि दूसरे देशों से जो वस्तुएं आ रही थी या उसी देश में जो वस्तु बन रही थी, उनकी मांग की कमी होने के कारण धीरे धीरे मार्केट से वो वस्तुएं गायब होने लग जाती है और एक समय के बाद वहाँ पर वो एकाधिकारी हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति या कोई भी व्यापारी किसी भी वस्तु का एकाधिकारी हो जाता है तो एक समय के बाद वो मनमानी कीमत लेकर अपने लाभ को या अपने जो भी उसको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने लगता है और फिर कीमतें बढ़ा दी जाती है। इसलिए राशिपातन उसी को कहते हैं। राशिपातन विरोधी तर्क के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका भुगतान शेष का तर्क। भुगतान शेष का तर्क फिर है रिचर्ड शुल्क का तर्क। अर्थशास्त्री थे रिचर्ड शुल्क, उन्होंने भी संरक्षण से संबंधित जो है बात बताई है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रिचर्ड शुल्क का तर्क। सूलर है यहाँ पे, सॉरी, रिचर्ड सूलर का तर्क। रिचर्ड शुल्क दूसरे अर्थशास्त्री हैं। व्यापार शर्तों का तर्क, ये भी आपके आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आएगा कि व्यापार शर्तें किस प्रकार से
पक्ष में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब व्यापार किया जाता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो, व्यापार का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गैर आर्थिक तत्वों की, या गैर आर्थिक तर्क में संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क में क्या आएगा, या आपके आर्थिक तर्क कंप्लीट हो जाते हैं। गैर आर्थिक तर्क वह तर्क होते हैं जिससे आय में, उत्पादन में, रोजगार में, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में और भी व्यापार में ले लो आप, जो भी आपके तर्क हैं जिसने आय में कोई वृद्धि नहीं होती है, आय के अलावा दूसरी चीज़ों में जो वृद्धि होती है वो आपके गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आएगा आपका सुरक्षा का तर्क। सुरक्षा का तर्क कि देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें संरक्षण की नीति को भी अपनाना आवश्यक हो जाता है। जब हमारा देश सुरक्षित या सुरक्षित हाथों में सुरक्षित रहता है तब हम संरक्षण की नीति को हटाकर स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना सकते हैं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुओं पर, विदेशों पर निर्भर होना पड़ जाता है, जिससे जिस समय हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संबंध खराब हो जाते हैं या संबंध कई बार जो है अच्छे नहीं रहते हैं, उस समय हमें उन वस्तुओं पर, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से या सुरक्षा के तर्क में आपका गैर आर्थिक तत्वों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका देशभक्ति का तर्क। देशभक्ति का तर्क कि आप जिस देश के अंदर रह रहे हो वहाँ पर उन्हीं वस्तुओं का जो है उपयोग या उपभोग करना चाहिए ताकि हमारे देश के उद्योग धंधे पनपें, हमारे देश के उद्योगों में वृद्धि होए, हमारे देश में रोजगार में वृद्धि होए, आय में वृद्धि होए, उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि होए, फलस्वरूप उपभोक्ता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े। और वो कब बढ़ेगा? जब हमारे देश की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिक पाएगी। नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भरता का तर्क। आत्मनिर्भरता का तर्क भी गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आता है कि संरक्षण की नीति अपनाकर जब हमारे यहाँ पर सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो एक देश सभी वस्तुओं में या आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है, वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट है विशिष्ट वर्गों या व्यवसायों, विशिष्ट वर्गों या व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क। व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे विशिष्ट वर्ग होते हैं, विशिष्ट व्यवसाय होते हैं जहाँ पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए या उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें संरक्षण की नीति का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत यही आएगा, जब अपन डिटेल करेंगे मैं आपको और बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका बदले की भावना का तर्क। बदले की भावना का तर्क। जब दूसरे देशों से व्यापार किया जाता है तो कई बार हमारे दोस्ताना संबंध तो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जैसा वो देश हमारे साथ कर रहा है या हम उस देश के साथ कर रहे हैं वो भी हमारे साथ करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार बदले की भावना से संबंधित तर्क गैर आर्थिक तर्कों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका मिथ्या तर्क। मिथ्या तर्क आपका गैर आर्थिक तर्क और आर्थिक तर्कों के अलावा और भी बहुत सारे तर्क बच जाते हैं, वो मिथ्या तर्क के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है सस्ते श्रम अथवा मजदूरी का तर्क।
सस्ते श्रम अथवा मजदूरी। श्रमिक को क्या मिलती है? मजदूरी तो मिलती है। तो सस्ते श्रम अथवा मजदूरी का तर्क। श्रम का प्रतिफल मजदूरी होता है। व्यक्ति दिन भर काम करके अपने श्रम का बेचकर, अपने श्रम को बेचकर या प्रतिदिन 8 घंटे 10 घंटे जो भी काम करता है उसके बदले में जो उसे प्रतिफल दिया जाता है वो मजदूरी कहलाता है। नेक्स्ट है लागतों की समानता का तर्क। लागतों की समानता का तर्क मिथ्या तर्क के अंतर्गत आता है कि वस्तुओं की जो लागत होती है, लागत पर ही वस्तु की कीमत डिपेंड करती है। तो सभी व्यापारियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उनका लाभ कीमत को ना बढ़ाकर लागत को कम करने की कोशिश की जाती है कि वस्तु की क्वालिटी एज इट इज़ रहे, क्वालिटी में कोई परिवर्तन ना हो और वस्तु की लागत नए नए अनुसंधान करके, नई नई खोजें करके, महंगे श्रमिकों की जगह सस्ते श्रमिक लाकर इस प्रकार से लागत को कम करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क। घरेलू बाजार के संरक्षण का तर्क कि किस प्रकार से हमारे देश के जो घरेलू बाजार है उनको संरक्षण प्रदान करके हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद है आपका खतरे के बिंदु का तर्क। खतरे के बिंदु का तर्क मिथ्या तर्कों के अंतर्गत आएगा। इसकी डिटेल जब अपन वर्णन करेंगे जब बता दूंगी। नेक्स्ट है आपका सौदेबाजी का तर्क। सौदेबाजी का तर्क और इस प्रकार मिथ्या तर्क आपके यहीं पर खत्म होते हैं। ये सारणी आप लोग बना लीजिए, इंडेक्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। संरक्षण के पक्ष में तर्कों के अंतर्गत सबसे पहले आर्थिक तर्कों की अपन बात करेंगे। संरक्षण के पक्ष में तर्क के अंतर्गत फर्स्ट है आपका आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क और आर्थिक तर्कों के अंतर्गत भी फर्स्ट आ जाएगा आपका शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग तर्क जो कि अपना इंडेक्स में सारणी में अपन ने बनाया है। शिशु उद्योग तर्क जो छोटे उद्योग होते हैं, जो नवजात उद्योग होते हैं, उनको शिशु उद्योग बोला जाता है। संरक्षण के पक्ष में ये सबसे पुराना और प्रचलित संरक्षण का विषयक या शिशु विषयक तर्क माना जाता है। इसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1870 में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। 1870 में शिशु उद्योग तर्क को 1870 में
शिशु उद्योग तर्क को अमेरिकी अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो है व्यवस्थित रूप से या जो है प्रस्तुत किया था। कल अपन ने पढ़ा था संरक्षण के पक्ष में 3 लोग या 3 अर्थशास्त्री मुख्य थे। एक तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन, दूसरा जर्मनी के फ्रेडरिक लिस्ट और थर्ड थे हेनरी चार्ल्स चेरी। ये इन तीनों ने जो है संरक्षण की जो नीति है या संरक्षण से संबंधित नीति को शक्तिशाली शाखा के प्रादुर्भाव के रूप में उद्भिद या उदय किया था। तो 1870 में अमेरिकी अर्थशास्त्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने शिशु आधारित उद्योग को या शिशु उद्योग को व्यवस्थित रूप से शिशु उद्योग तर्क को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। यह तर्क जो है सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित तर्कों के अंतर्गत आता है। फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में इसे और लोकप्रिय बना दिया। जैसा कि मैंने आपको दूसरे अर्थशास्त्री का नाम बताया था, तो जो फ्रेडरिक लिस्ट ये कहाँ के हैं? फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के हैं। इन्होंने 1885 में और इसे ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया, लोकप्रिय का मतलब जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें ऐसे बहुत सारे लाभ दिखे लोगों को कि क्यों ना हम संरक्षण की नीति को ही अपना लें। तो इसमें नए जो है शिशु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो स्टार्टिंग में नए होते हैं और वे इतने परिपक्व नहीं होते, इतने विकसित नहीं हो पाते हैं कि वो विकसित टेक्नोलॉजी के सामने प्रतिस्पर्धा कर सके। कहने का मतलब जब कोई भी बिजनेस शुरुआत होती है उसकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनकी लागत इतनी कम नहीं आ पाती है जिससे कीमत विकसित देशों की अपेक्षा कम हो सके। तो इन उद्योगों को जो है संरक्षण प्रदान करके उनको पहले परिपक्व बनाया जाना चाहिए। शिशु उद्योग तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि पहले इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में शैशव अवस्था का मतलब होता है शिशु अवस्था में होते हैं। अगर उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से नहीं बचाया जाए तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। शिशु उद्योग जो तर्क है, ये शिशु उद्योग तर्क घरेलू उत्पादकों को या घरेलू उद्योगों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ताकि हमारे उद्योग धीरे धीरे करके वृद्धि करें और वृद्धि करने के बाद उन पर संरक्षण की नीति को हटा दिया जाता है। जो शिशु उद्योग तर्क है या शिशु उद्योग जो होते हैं उनको संरक्षण प्रदान हमेशा के लिए नहीं किया जाता है, उनको थोड़े समय के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। और जब वह उद्योग विकसित हो जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनसे संरक्षण की नीति को हटा लिया जाता है। इस धारणा पर आधारित एक कहावत दी गई है कि शिशु का पालन करो। जो छोटे बच्चे होते हैं उसी पर आधारित दिया हुआ है कि शिशु का पालन करो, उसको बड़ा करो, बालक की रक्षा करो। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसकी स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से रक्षा करनी चाहिए। अगर रक्षा नहीं की जाएगी तो वो विकसित देशों के सामने टिक नहीं पाएगा। तो शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो। और वयस्क को स्वतंत्र कर दो।
ये आपकी इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। ये इस तर्क पर, शिशु उद्योग तर्क पर आधारित बात की गई है कि शिशु का पालन करो, जब छोटा उद्योग होता है तो उसको विकसित करो, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी रक्षा करो स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा से, और उसके बाद वयस्क को स्वतंत्र कर दो, यानी वयस्क को स्वतंत्र छोड़ दो या स्वतंत्र कर दो, एक ही बात है। जब वो बड़ा हो जाता है, विदेशी टेक्नोलॉजी से प्रतिस्पर्धा करने लायक हो जाता है, तो फिर उससे संरक्षण की नीति को हटा लेना चाहिए। ये शिशु उद्योग बिल्कुल एक बच्चे पे आधारित बात ही होती है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो सक्षम नहीं होता है अपना पालन पोषण करने के लिए, उसे 24 घंटे निगरानी यानी संरक्षण की आवश्यकता होती है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बालक हो जाता है, तो उसकी रक्षा की जाती है विदेशी प्रतिस्पर्धा से, यानी कि दूसरे लोगों से, बड़े लोगों से। इसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, यानी 20-25 साल का हो जाता है, जब वो पूरा युवा हो जाता है, तो उसको स्वतंत्र कर देते हैं, यानी उस पर संरक्षण की आवश्यकता नहीं है पेरेंट्स की या और भी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी, कि जब तक अगर उसकी रक्षा के लिए संरक्षण की नीति नहीं अपनाई जाएगी, उसकी आत्मरक्षा के लिए उसे संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, तो वो बच्चा बड़ा होने से पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे का एक बड़े बच्चे से या एक छोटे बच्चे का आप एक बड़े आदमी से जब आप कंपटीशन कराओगे तो निश्चित तौर पर छोटा बच्चा हार जाता है। उसी प्रकार छोटे उद्योग का जब विकसित देश की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कराई जाती है तो हमारे देश के जो शिशु उद्योग हैं उनका पतन हो जाता है। लेकिन उस शिशु उद्योग को जब संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव किया जाता है, तो वो छोटा बच्चा बालक बन जाता है। बालक बनने के बाद बड़ा हो जाता है, और जब बड़े बच्चे के साथ कंपटीशन कराया जाता है तो वहाँ पर जीतने की संभावनाएं दोनों की ही मानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही जीतेगा छोटा हार जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अब कैसे हो गए हैं, समान हो जाते हैं। इस प्रकार ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो, और स्वतंत्र होने पर उसे या वयस्क होने पर उसे स्वतंत्र कर दो, यानी उसे मुक्त कर दो। कहने का मतलब संरक्षण हटा लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जब बड़ा हो जाएगा, जब वो वयस्क हो जाता है, तो उसके बाद भी संरक्षण की नीति उसके अंतर्गत रखनी चाहिए। उस समय के बाद उसे संरक्षण की नीति से हटा देना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तो वो अपनी वस्तु की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा नए नए अनुसंधान और नई नई खोजें नहीं हो पाएगी। इससे वो विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में, जब कभी भी उसी विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा तो वो विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाता है। यही आपका शिशु उद्योग तर्क के अंतर्गत आएगा। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। शिशु उद्योग तर्क के बाद बात करते हैं अपन उद्योगों में विविधता का तर्क। सेकंड लिखिए, उद्योगों में विविधता का तर्क। आर्थिक तर्कों के अंतर्गत उद्योगों में विविधता का तर्क आता है। ये जो तर्क उद्योगों में विविधता का तर्क है, जर्मनी के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। जर्मनी के अर्थशास्त्री कौन? फ्रेडरिक लिस्ट, जो कि
हैमिल्टन के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो जर्मनी के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था। जर्मनी के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट क्या कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए देश के उद्योगों में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाए रखने के लिए देश को संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि एक देश को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसकी लागत कम आ रही है और जिसमें उसे विशिष्टता प्राप्त है, और उन उद्योगों और उन वस्तुओं का हमें आयात करना चाहिए जिसकी लागत हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। कुल मिला के जब हम उन उद्योगों की या उन वस्तुओं का ही उत्पादन करेंगे जो हमारे यहाँ से ज़्यादा मात्रा में निर्यात हो रहे हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन की जगह असंतुलन हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी लागत कम और उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, और हम दूसरे देश पर दूसरी वस्तु जो कि हमारे यहाँ पर उत्पादित नहीं हो रही है लेकिन हो सकती है, लेकिन हम उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें लाभ की संभावनाएं कम नजर आ रही है, तो हम दूसरे देश पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश में संतुलन की जगह असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है, जिससे संरक्षण के समर्थक में उद्योगों में विविधता के तर्क के आधार पर यह कहा जाता है कि अगर हम कम वस्तुओं का आयात करेंगे तो हमारे यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन भी होगा जिन्हें हम यहाँ पर उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन लागत में वृद्धि के कारण उनका उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार के उद्योगों की स्थापना होगी और हम विदेशी देश पर निर्भर नहीं रह पाएंगे किसी भी वस्तु के संपर्क से या किसी भी वस्तु के संबंध में। इस तरह से हमारे देश में विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना होगी, और विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास होगा वो विकास कैसा होता है? संतुलित विकास हो सकेगा, और जब संतुलित विकास होता है वो विकास ज़्यादा अच्छा माना जाता है असंतुलित विकास की अपेक्षा, क्योंकि सभी उद्योगों का समान रूप से अगर विकास होता है तो सभी उद्योगों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, ये सभी चीज़ें बढ़ने लगती